भाई जेपी नड्डा, भारतीय जनता पार्टी, जय श्री राम, जय जय श्री राम। अब मैं डॉक्टर राम कुमार जी और जिला अध्यक्ष जी से कहूंगा कि वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को पगड़ी पहनाकर सम्मानित करेंगे। भारतीय जनता पार्टी, भारत माता की। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का सभी तालियों से स्वागत करेंगे। भारतीय जनता पार्टी। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। भारत माता की। भारत माता की। वंदे वंदे। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। अभी तक पीछे जो सरकारें रही उसके अंदर पूरे पंजाब में भ्रष्टाचार का बोलबाला और भय का वातावरण ऐसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की रैली को उनके काफिले को रोकते हुए और आप लोग सब लोग बसें लेके गए थे, आप लोगों को जाने नहीं दिया जाता। आप किसान परिवार से हैं, अपने भारत में रहते हैं, स्वतंत्र भारत में रहते हैं, खेत का रास्ता कोई नहीं रोक सकता। और चन्नी सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री जी का रास्ता रोका। इतने भय का वातावरण क्यों बना रखा है उन्होंने? साथियों, मैं आपके सामने ये बात रखना चाहता हूँ कि नवा पंजाब भाजपा देना, इसके लिए जो उन्होंने विजन दिया वो कैसा पंजाब होगा? भय मुक्त पंजाब, भ्रष्टाचार मुक्त पंजाब और नशा मुक्त पंजाब का संकल्प लिया भारतीय जनता पार्टी ने। साथियों, बड़ी बात है कि यहाँ से दूसरी पार्टियों के प्रत्याशी कभी कोई जो अकाली दल के हैं वो मनोज से और आपके हैं वो फाजिल्का से। मैं वंदना सांगवाल यहाँ इसी एरिया की अमरपुरा गांव में रहने वाले एक साधारण परिवार से है। और अब मैं दूसरी बात के लिए बात करूंगा कि कांग्रेस के बड़े नेताओं की तुलना होती है। साथियों, भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रभक्तों की पार्टी है और हिंदू विचारधारा की पार्टी है। देखिए, आपके बरोबर में कांग्रेस पार्टी की या बड़े नेताओं की तुलना करेंगे तो कांग्रेस पार्टी के राहुल जी नेतृत्व करते हैं। क्या कभी उन्होंने भारत माता की जय का नारा लगाया? कभी नहीं लगाया। साथियों, मैं ये कहता हूँ कभी उन्होंने श्री राम का नारा लगाया? नहीं लगाया। तो उनको वोट क्यों दे? क्यों दे उनको वोट? जो भारत में जन्म ले, इस मिट्टी को, इस धरती पर जिसने जन्म लिया, जिसकी माँ है धरती माता, भारत माता, उसकी जयकारे के नारे से पूरे जो उसको वोट कतई नहीं देंगे इस बलवाना की धरती पर। साथियों, और भारतीय जनता पार्टी को वोट क्यों दे? बाकी सारी बातें पूर्व वक्ताओं ने बताई है, मैं उसको नहीं दोहराते हुए आपको एक बात बताता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के वोट के लिए 3 कारण ही काफी है। पहला कारण ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये दूसरा कार्यकाल है। इस 7-8 वर्षों के अंदर किसी भी मंत्री पर भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं लगा। साथियों, ये एक पहला कारण है। और दूसरा कारण ये है कि वो हो सकते हैं, कोई दो बातें गलत हो सकती है, किसी कार्यकर्ता के अंदर कोई और बात हो सकती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ऊपर से लेके नीचे दरी बिछाने वाला कार्यकर्ता, झंडा लगाने वाला कार्यकर्ता देशद्रोही और हिंदू विरोधी नहीं है। यही बात काफी है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट डालने के लिए। साथियों, हम बात देख सकते हैं और पार्टियां विश्वास कैसे करती है। आप जनता के बीच में जाते हैं, इस पुरवाना क्षेत्र के अंदर लगातार घूमे हैं और इसके अंदर एक बात भारतीय जनता पार्टी की पूरी ऐसे लोग आंखें बिछाए, पलकों पावड़े बिछाए बैठे हैं और लगातार पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं बीजेपी के कमल के निशान पर। लेकिन जो माहौल हम देखने को हमें मिलता है उसके अनुसार मैं वंदना सांगवाल भारी मतों से विजयी होगी और पंजाब में सरकार बनेगी। साथ ही मैं आपके साथ में एक बात शेयर करना चाहता हूँ। बात करते हैं कि पंजाब में सरकार कैसे बनेगी। अकाली दल और बीजेपी गठबंधन पहले चुनाव लड़ता था,
23 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और 94 सीटों पर अकाली दल के उम्मीदवार उतरते थे। साथियों, 2004 के अंदर 23 में से 19 सीटें कमल के निशान पर जीती हुई है। सही कह रहा हूं ना? बैठे रहे और सिर्फ आपसी लड़ाई के विच लगे रहे। कांग्रेस पार्टी अगर भला चाहती तो हमेशा ही बल्लूआणे हल्के तो ज्यादातर कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार दिते हैं, लेकिन क्योंकि साडे हल्के में क्यों इन्होंने इन्ना पीछे किया, ਇਹਦਾ ਇੱਕ कारण है। सब तो पहला 1957 ਦੇ ਵਿੱਚ चौधरी सही राम जी जनसंघ की टिकट लैके इतों एमएलए बन के गए सीगे। उस तो बाद कांग्रेस पार्टी की नीति ने साडा जिहड़ा हक है वो जिहड़ा रिजर्व करता। उस तो बाद डॉक्टर राम कुमार जी अबोहर हल्के तो जदों एमएलए बने उन्होंने भी पिंड जिहड़े 20 पिंड अबोहर दे विचों कट के ते बल्लूआणे हल्के दे विच लिया के ते उन्होंने रिजर्व करते। मेरी एक ही बेनती है, अज साडे कोल समय है, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਚਖਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਇੱਥੋਂ ਚੁਣਾਵ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੰਦਨਾ ਸਾਹਨੀ ਇਹ ਜਿੱਤੂਗੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ आपके घरे मीटिंग करी जाते सीगे, एक क्रांतिकारी ने आके उन्होंने ही पिताजी ने पूछा कि भगत सिंह जी किथे है, कहते वो चुंगी वाले के अंदर बैठा है ते फिरंगियां ने कटण की गल करता है। तुसी तां इन्ने लोग हो, कल्ले भगत सिंह जी ने जो जज्बा लेके अंग्रेजों को इत्थों कढिया, इसी तरह ही आपां सारे रल के इत्थों कांग्रेस नूं आप नूं अते अकाली दल नूं भजाउणा है क्योंकि ਇਹ ਹਲਕਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪ ਦਾ ਹਲਕਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੋਦ ਲਿਆ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ, ਗੋਦ ਦਾ ਹਲਕਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਭਜਾਓ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਭੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਭੱਜ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੈ ਇਹ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜੂਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸੂਝਵਾਨ ਹੋ। ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹਾਈਜੈਕ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵੱਟਾ ਲਾਇਆ ਹੈ ਔਰ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਠੇਕੇ ਖੋਲੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਜਿਆ ਇਲਮੀ ਜੀ ਆਏ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸੀਤੋ ਕਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ कि 288 ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 4-4 ਠੇਕੇ ਖੋਲੇ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ? ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮਜੀਠੀਆ ਜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਡਰੱਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜੋ ਕੰਮ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਇਆ, ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਇਆ, ਪੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦਮ ਲਿਆ। ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦੀ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਐਸਟੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਇਥੋਂ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਊਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਖੜੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਖੜੇ ਆ, ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਸਾਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਕੇ ਔਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੋ ਬਣਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਊਗਾ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੂਗੀ ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਰਖਵਾਲੇ ਆ ਇਹ ਰਖਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਗੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਵੜ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਘਰ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਰੋਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਰੋਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਰੋਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਸੰਕਲਪ ਕਰੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਕੇ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੇਮ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਸੇਮ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਸੇਮ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਔਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਗਲਤ ਲੈਵਲ ਦੇ ਕੇ
ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸੈਨਾ ਦਾ ਕੱਢਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਦੁਤਾਰਾ ਵਾਲੀ ਸਰਦਾਰਪੁਰਾ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਝੂਠ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਵੀ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀਗਾ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਫੋਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਅਸੀਂ 28 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ 2500 ਰੁਪਇਆ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਕਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਹੈ ਭਾਈ ਕੇਰਾ ਬਲੋਚ ਕੇਰਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਹਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਉੱਜੜ ਕੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੀ ਢੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਲੱਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉੱਧਰ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਚੰਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਵੇਲੀਆਂ ਉੱਧਰ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਔਰ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਕੀ 1 ਰੁਪਏ ਦੇ ਥਾਂ 20 ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਸਿਰਫ ਨਹਿਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਸਿਰਫ ਨਹਿਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿੰਨਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ। ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੜਕ ਹੈ, ਜੇ ਰੜਕ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਐਤਕੀ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾ ਕੇ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਚੱਕਣਾ, ਸਿਰਫ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੱਖਣਾ ਔਰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਕਾਮਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਹਿਮ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਾਨੂੰ ਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਹਿਮ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਪੁਖਤਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੇ ਸਹਿਮ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਆ ਵੇਖ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਇਹ ਕਿੰਨੂਆਂ ਦਾ ਏਰੀਆ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਕਿਵੇਂ ਉੱਜੜ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਦੋਂ ਕਿੰਨੂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਵਾਧੂ ਹੋ ਜਾਏ ਉਦੋਂ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਐਵੇਂ ਰੁਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਤ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕਰ ਸਕਣ। ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਏਰੀਆ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੈਂਚਰੀ ਏਰੀਆ, ਉਹ ਸੈਂਚਰੀ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਕਾਲਜ ਹੈ ਨਹੀਂ। 70 ਸਾਲ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਸੁਖਚੈਨ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਪਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾਓ ਕਿ ਕੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਨਿਵੇਦਨ ਹੈ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਿਤਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜੋ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਬਰਸਾਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਏਰੀਆ ਸੇਮਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੱਕਾ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬਰਸਾਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਸ਼ੂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਲੈਣ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੂਗੀ, ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਹਰ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਵੰਜਾ ਲੱਗੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਇਆ। ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਬਾਉਂਡ ਹੈ ਕਿ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਪਲੱਸ 50,000 ਰੁਪਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਪਲੱਸ 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਪਲੱਸ 1 ਰੁਪਇਆ ਯੂਨਿਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾ ਕੇ ਬਟਨ ਦੱਬ ਕੇ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਨਹਿਰ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਹਿਰ ਟੁੱਟਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੰਨ ਲਓ ਅੱਜ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਤਾਂ 7 ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਮੈਂ ਸਬਜ਼ੀ ਲਾਈ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂਗਾ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਬੀਜੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਨਹਿਰ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹਿਰ ਟੁੱਟੇ ਨਾ, ਅਗਰ ਬੰਦੀ ਆਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਬੰਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਫਸਲ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਾਰਨ
ਜਾਂ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਸਾਨੂੰ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਵਾਵਾਂਗੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹਰ ਵਰਗ ਦਾ ਕਦਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਵੇਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਜਨ ਧਨ ਖਾਤੇ ਖੋਲ ਕੇ गैस सिलेंडर दे के ਤੁਹਾਡੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਿਆ ਹੈ। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय श्री जगत प्रकाश जी नड्डा जी के बल्लवाना आगमन पर मैं मंच पर विराजमान महानुभावों तथा हल्के के समस्त भाई, मेरे भाई बंधु, मेरी माता और मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। माननीय अध्यक्ष जी के आगमन से आज हमारे अंदर एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है। जिस महान वृक्ष रूपी भाजपा की छाव पूरे देश में फैल रही है, उसकी जड़ों को पानी देने का काम बल्लवाना की जनता आने वाली 20 तारीख को फूल का बटन दबाकर करेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। माननीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हल्के की समस्त जनता को साथ लेकर अपनी पार्टी, समाज, देश हित का कार्य करने का सौभाग्य जो मुझे मिला है, उसमें मैं अपनी पूरी निष्ठा, तन, मन, धन से सेवा निभाऊंगी, ये मेरा आपसे वादा है। यह मैं मोदी जी का एक नारा लेके चली हूँ, सबका साथ सबका विकास। तो ये बेटी आज आपसे सबका साथ मांगने आई है, मैं सबका विकास का वादा आपसे करती है। धन्यवाद। जय श्री राम। आज के इस चुनावी सभा में मेरे साथ उपस्थित यहाँ की बहुत ही लोकप्रिय प्रत्याशी, हम सबकी बहन वंदना संगवाल जी, जो बलवाना असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी की प्रत्याशी हैं, हमारे राम कुमार गोयल जी जो पूर्व में एमएलए रहे, वरिष्ठ साथी, हमारे डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट राकेश भैया जी, श्री शिवराज गोयल जी, श्री राम कुमार जी डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी, विष्णु भगवान जी, हमारे हरदेव सिंह मेघवाल जी, जिन्होंने अकाली दल छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया, और अभिनंदन स्वागत। श्री धनपत जी जो स्टेट के वर्किंग कमेटी के मेंबर हैं, और यहाँ उपस्थित इस बलवाना विधानसभा के क्षेत्र के वरिष्ठ नागरिक बंधु, माताएं, बहनें, मेरे नौजवान साथी और मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ, ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे आज आप लोगों के साथ आपके दर्शन करने का मौका मिला है, और मुझे इस बात की भी खुशी है कि मैं पंजाब गुरुओं की धरती और साथ में अपने अबोहर में यहाँ गुरु गंभेश्वर जी भगवान के, जो विष्णोई पंथ के दृष्टि से हम सब लोग उनके पूजनीय रहे, ऐसे महाराज जी को नमन करते हुए और आशीर्वाद लेते हुए अपनी बात को आपके सामने रखता हूँ, और साथ ही साथ कुछ विषयों के बारे में चर्चा करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो आपसे क्षमा मांगूंगा कि मैं देरी मुझे अपने कारण से नहीं हुई, लेकिन मुझे कई अन्य कारणों के कारण हमें विलंब हुआ, इसके लिए क्षमा करिएगा। मुझे बताया गया कि आप 12 बजे से बड़े बेसब्री से बैठे हैं, तो आपके इस सब्र के लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूँ, और आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं काम करते हुए पूरी बात को आपके सामने रख करके। मित्रों, ये चुनाव की बेला है, वंदना जी हमारी प्रत्याशी, और हम जानते हैं कि हरदेव जी ने भी उनके पक्ष में अपना समर्थन दिया है। यह विधानसभा में भेजने का एक मौका है, और मुझे जो आपकी तालियों की गड़गड़ाहट सुनने को मिली और जिस गर्मजोशी के साथ आपने मेरा स्वागत किया, वो मैंने विश्वास दिलाना है कि तुसी तय कर लिया है भाई वंदना जी को विधानसभा भेज के मेरे वास्ते तो लख लख बधाइयां, बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन वंदना जी को विधानसभा में भेजना यही हमारा उद्देश्य नहीं है।
ये हमारा लक्ष्य नहीं है, ये हमारा माध्यम है। और माध्यम इसलिए है कि अगर आप चाहते हैं कि पंजाब तरक्की करे, अगर आप चाहते हैं कि पंजाब मुसीबत से निकल करके आए, अगर आप चाहते हैं कि ये 600 किलोमीटर का बॉर्डर एरिया जहां पाकिस्तान की पूरी निगाहें हैं, उस एरिया में सुरक्षित होकर के विकास के लिए हम आगे बढ़े, तो उसका एकमात्र रास्ता है और वह रास्ता है कमल का फूल वंदना जी को वोट दे करके दिया। और फिर मैं कहने के लिए नहीं कह रहा, इसलिए नहीं कह रहा हूं कि वंदना जी हमारी कैंडिडेट है, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यही एक पार्टी है जो गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, समाज के अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति और महिला के लिए, युवाओं के लिए कोई सोचने वाली पार्टी है, तो वह अकेली भारतीय जनता पार्टी है। और अगर हम ध्यान दें, अभी कोरोना है, आप बताइए अमेरिका मुसीबत में पड़ा कि नहीं पड़ा? आप बताइए यूरोप के देश मुसीबत में पड़े कि नहीं पड़े? ये हमसे ज्यादा सक्षम थे। छोटे छोटे देश जिसकी आबादी 24 करोड़, 23 करोड़, 22 करोड़, 20 लाख, 10 लाख, ये मुसीबत में पड़ गए और हमसे अच्छा स्वास्थ्य रखते थे, हमसे अच्छा स्वास्थ्य व्यवस्था रखते थे। लेकिन 130 करोड़ देश को बचा करके निकालने वाले रहे तो वो नरेंद्र मोदी रहे, इस बात को भी हमको ध्यान रखना। उन्होंने हम लोगों को हर दृष्टि से बचाया। अब महिला सशक्तिकरण की बात कीजिए, जब लॉकडाउन लगा तो उस समय लोग मजाक करते थे कि जनधन खाते से क्या होगा। जनधन खाते से ये हुआ कि जनधन खाते के कारण लॉकडाउन की अवस्था में 20 करोड़ बहनों के खाते में 500 रुपए पहुंचा करके उनके चूल्हा के जलाने का इंतजाम किया, तो नरेंद्र मोदी ने। और संख्या कितनी थी? 20 करोड़, छोटी मोटी संख्या नहीं। अगर हम बात करें प्रधानमंत्री आवास योजना की, तो प्रधानमंत्री आवास योजना में भी लगभग हमारे 1 करोड़ 46 लाख लोगों को पक्के मकान मिलेंगे, 1 करोड़ 46 लाख। और आपके यहां यह संख्या लगभग 20 लाख के आसपास है। यानी बहनों को पक्के मकान देने का काम अगर किसी ने किया तो वो नरेंद्र मोदी जी ने किया और उनको मुख्य धारा में शामिल किया। ये भी आज देश में लगभग 18,000 गांव ऐसे थे जिनको बिजली नहीं थी, उनको 1000 दिन के अंदर बिजली पहुंचाई। और सौभाग्य योजना में 2.5 करोड़ लोगों के घरों में बिजली पहुंचाई और पंजाब को 100% इलेक्ट्रीफाई किया तो नरेंद्र मोदी जी ने किया। यह भी हमको ध्यान रखना। इसलिए विकास की दृष्टि से हर योजना को लेकर आपको जानकर के खुशी होगी कि लगभग 11 करोड़ शौचालय बने, इज्जत घर बने, और आपके यहां भी लगभग 4.5 लाख बहनें ऐसी थी और बच्चे ऐसे थे जो शौचालय के लिए खेतों में जाते थे। कोई व्यवस्था किसी ने नहीं की, लेकिन मोदी जी ने 11 करोड़ इज्जत घर बनाए और पंजाब में 4,40,000 इज्जत घर बना करके बहनों की इज्जत का ध्यान रखा। इसको भी हमको याद रखना चाहिए। और आपने कभी सोचा था कि गरीब आदमी का कोई इलाज होने की स्थिति आएगी? अगर किसी गरीब आदमी के यहां कोई व्यक्ति बीमार हो जाए, कैंसर हो जाए, तो बताइए उसका खेत बिकता था कि नहीं बिकता था? उसके घर बिक जाता था कि नहीं बिक जाता था? आज मोदी जी ने आयुष्मान भारत में 50 करोड़ लोगों को, यानी देश की 40% की आबादी को, मोदी जी ने 5 लाख रुपए का प्रति वर्ष सालाना गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए 5 लाख रुपए की व्यवस्था की है आयुष्मान भारत में। ये भी हमको याद रखना। और पंजाब में यह संख्या 45 लाख परिवारों को मिल रही है। 45 लाख परिवार, सबसे बड़ी संख्या यहां की रही। गरीब लोग, उनको इलाज करने की व्यवस्था जो की गई वह भी उसी तरीके से अगर हम
किसानों की बात करें, बहुत किसान की बात होती रहती है और मैं आया हूं तो किसान भाइयों को एक बात कहना चाहता हूं और डंके की चोट पर कहना चाहता हूं। हर कोई दिल्ली में किसान नेता बनने की कोशिश करता रहा, लोगों ने अपनी अपनी ताली बजाई, डब्बू बजाई और किसान नेता कहलाने की कोशिश की, लेकिन जो काम नरेंद्र मोदी ने किसानों के लिए किया वो किसी ने नहीं किया है। मैं दावा के साथ कह सकता हूं और मीडिया वालों से मैं कहूंगा, नोट कर लो मेरी बात, 180 लाख करोड़ रुपए खर्च किए पिछले 2 साल और 2-2 हजार रुपए सारे देश में 10.5 लाख किसानों को पहुंचाया और 10.5 लाख किसानों के साथ साथ यहां पर भी हमारे लाखों किसानों को, लगभग 23 लाख से ज्यादा किसानों को 2-2 हजार रुपए की 10 किस्तें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत पहुंचाई। मित्रों, अगर मैं बात करूं हिंदू सिख एकता की और सिख भाइयों की, मैं यहां पर यह भी कहना चाहता हूं कि लोग सिखों की बात तो बहुत करते हैं, बड़े बड़े सिख भाई भी दिल्ली की गद्दी पर विराजमान हुए, बड़ी बड़ी जिम्मेवारियां संभाली, लेकिन सिख भाइयों के लिए किया क्या? जो काम नरेंद्र मोदी जी ने किया वो किसी ने नहीं किया, यह भी मैं दावे के साथ यहां बोल रहा हूं। और हिंदू सिख एकता के लिए किया। आप बताइए, हर मंदिर से आते हैं, दुनिया भर के दर्शनाभिलाषी होते हैं कि नहीं होते? हरेक कौम से लोग आते हैं कि नहीं आते? दुनिया भर। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वहां पर विदेशी मुद्रा में वहां पर चढ़क चढ़ाने की व्यवस्था नहीं थी। दुनिया भर से लोग आते हैं, अमेरिका से आते हैं, कनाडा से आते हैं, इंग्लैंड से आते हैं, मत्था चढ़ाते हैं, तो शीश झुकाते हैं, माथा टेकते हैं, लेकिन वहां पर फॉरेन कंट्रीब्यूशन की व्यवस्था नहीं थी। और आपको इसलिए नहीं मालूम होगा क्योंकि सिख नेताओं ने यह बात कभी उठाई नहीं थी, लेकिन मोदी जी ने अपने से फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट को अप्रूवल देकर के आज विश्व भर के लोग हर मंदिर साहब में अपनी चढ़ा सकते हैं और उसका व्यवस्था हो सकती है। इस काम को किया तो मोदी जी ने किया। आपको शायद ये भी जानकारी नहीं होगी कि लंगर पर टैक्स लगता था, डेरों पर टैक्स लगता था, गुरुद्वारों पर टैक्स लगता था, किसी ने इस आवाज को नहीं उठाया। और मोदी जी ने बिना आपके कहे हुए कोई भी लंगर पर अब टैक्स नहीं लगता है और भारत सरकार साल का 350 करोड़ रुपए लंगर की तरफ से अपनी तरफ से टैक्स जमा कराती है। यह परिस्थिति आ रही है। इसलिए मैं ये भी कहूंगा कि सिख भाइयों के लिए इस काम को करने का काम और किसी ने नहीं किया, नरेंद्र मोदी जी ने किया। मैं ये भी बताना चाहूंगा, 1947 में देश आजाद हुआ, 1947 में ही देश विभाजित नानकाना साहब हमारे को जाना मुश्किल हो गया, हम वहां दर्शन नहीं कर सकते थे, वो पाकिस्तान में चला गया, किसी ने सूझ नहीं ली। मोदी जी ने पाकिस्तान से बातचीत की, रास्ता खुलवाया, करतारपुर कॉरिडोर बनाया और आज हमारे श्रद्धालु देर रात तक भी जा सकते हैं। यह परिस्थिति की है तो प्रधानमंत्री मोदी। उसी तरीके से लगभग सिख आंदोलन के बाद 314 लोगों को ब्लैक लिस्टेड किया हुआ था। 314, कोई नहीं पूछ रहा था। 316 में से 314 लोगों के ऊपर से ब्लैक लिस्ट हटाने का काम और उनको मुख्य धारा में शामिल करने का काम अगर किया है तो वह भी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार ने किया है। यह हमको ध्यान रखना चाहिए। इसलिए मित्रों, मैं आपसे ये निवेदन करने आया, अगर हम बात करें, मैंने आप सबके सामने करतारपुर साहिब कॉरिडोर की बात की, आज वहां बेरोक टोक के हम जा सकते हैं। उसी तरीके से प्रकाश जी का, अपने गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश पर्व 350वां साल, ये सिर्फ पंजाब ने नहीं मनाया, मोदी जी ने इसको सारे देश में मनाया। और गुरु पर्व की दृष्टि से, गुरु प्रकाश की दृष्टि से ये हमारे गुरु गोविंद सिंह जी के जन्मदिन को मनाने की व्यवस्था की तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने की। उसी तरीके से गुरु नानक देव जी की जो गुरबानी है और जो उन्होंने शब्द कहे हैं, जो उन्होंने लोगों को सीख दी है, वह भी
ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। इसके लिए गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी में इंटरफेथ स्टडीज का इसका भी श्री गणेश कराया, तो मोदी जी ने कराया, ये भी हमको याद रखना चाहिए। और आपको मालूम ही होगा 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाने का तय किया है। गुरु गोविंद सिंह जी के शहजादों की बलिदान के दिन उनको याद करते हुए, वीर शहजादों को याद करते हुए अब देश में बाल दिवस मनेगा, वीर बाल दिवस, तो वो 26 दिसंबर मनेगा और वो वीर शहजादों के पुण्य तिथि पर बनेगा। इसको भी हमको याद रखना चाहिए। इसलिए मित्रों, जिस तरीके से सिख भाइयों के लिए काम किया है वो तो हमारे सामने है ही। एक बड़ी दुखदाई घटना घटी थी 1984 में, 84 के दंगे, मानवता का के खिलाफ एक जिसको कहते हैं नरसंहार हुआ था, मानवता शर्मसार हुई थी। 30 साल बीत गए थे, किसी ने सूत्र ही नहीं। मैं ठीक बोल रहा हूं कि गलत बोल रहा हूं, बताइए। कांग्रेस के लोग क्या बोलते थे? जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, ये कांग्रेस के लोग कहते थे। और ये कांग्रेसी दंगा करने के बाद, सिर्फ दंगों के बाद दंग बनाते थे दिल्ली में। मोदी जी को आपने प्रधानमंत्री बनाया, उन्होंने एसआईटी बैठाई, जो दिल्ली में दंग बनाते थे उनको तिहाड़ जेल में डालने का काम किया, तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। ये भी आपको याद है। ये सारी बातें मैं आपके सामने इसलिए कह रहा हूं कि जो काम हमने किया है वही हम आपके सामने कह रहे हैं। अधिकतर आपके सामने नेता आएंगे, मैं बिजली दे दूंगा। अरे बिजली तो दी नहीं, बिजली मुफ्त क्या दोगे तुम? जब बिजली नहीं दी थी तो मुफ्त क्या दोगे? तुम्हारा रिकॉर्ड क्या है? क्या काम किया था तुमने? लेकिन हम जो बोल रहे हैं, जो कहा था वो किया है, जो नहीं कहा था वो भी करके दिया है। ये ताकत है तो बीजेपी के अंदर है। मित्रों, मैं आपका ज्यादा समय न लेता हुआ, बहुत देर से बैठे हैं, लेकिन मैं आपको एक निवेदन करने आया। यह चुनाव सिर्फ वंदना जी का चुनाव नहीं है। यह चुनाव उन लोगों के लिए नहीं है जो सत्ता को लेकर के अपने परिवार को बढ़ाते हैं। यह चुनाव उनके लिए नहीं है जो सत्ता का उपभोग करके अपनी पार्टियों को चलाने का रास्ता बनाते हैं। यह चुनाव में उनको चुनने का मामला है जो चुन करके आते हैं और देश और प्रदेश की रक्षा के लिए अपना सब कुछ लगा देते हैं। उनको चुनने का मौका है, ये भी याद रखिए। 600 किलोमीटर का बॉर्डर है। आप बताइए, यहां ड्रग माफिया है कि नहीं है? यहां रेप माफिया है कि नहीं है? यहां खनन माफिया है कि नहीं है? यहां टेररिस्टों को समर्थन देने वाला काम है कि नहीं है? क्या आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी इसको रोक पाएगी? क्या आपको लगता है कि अकाली दल इसको रोक पाएगा? क्या आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी इसको रोक पाएगी? कहीं ना कहीं इनका ही साथ है। इसको हमको समझना चाहिए। इसलिए अगर आप चाहते हो कि पंजाब ड्रग मुक्त हो, अगर आप चाहते हो कि पंजाब खनन मुक्त हो, अगर आप चाहते हो कि रेत माफिया मुक्त हो पंजाब, अगर आप चाहते हो कि आतंकवादियों से मुक्त हो पंजाब, अगर आप चाहते हो देशद्रोहियों को यहां पर पनाह देने वालों से मुक्त हो पंजाब, तो रास्ता एक है और वो रास्ता है कमल का फूल, कमल का फूल, कमल का फूल। इस बात को याद रखें। मोदी जी देश को सुरक्षित रख सकते हैं, मोदी जी पंजाब को आगे बढ़ा सकते हैं। आप बताइए, पंजाब को नई ऊर्जा की आवश्यकता है कि नहीं? आप बताइए, पंजाब को के किसानों को इस मुसीबत से निकालने की आवश्यकता है कि नहीं है? आप बताइए, ये जो कर्जे में डूबा हुआ प्रदेश है, इसको आगे बढ़ाने के लिए सहयोग की जरूरत है कि नहीं है? ये कोई और नहीं कर सकता। ये कर सकते हैं तो नरेंद्र मोदी कर सकते हैं। मोदी है तो मोदी है, ये आपको पता है। इसलिए वंदना जी, इनको आप लाइसेंस दीजिए 5 साल का, ये आपकी सेवा करें, यहाँ के इस इलाके का विकास करें, युवाओं को रोजगार दें, किसानों को खुशहाल रखें, हर दृष्टि से विकास के लिए काम करें। यही मेरा निवेदन है। और इस निवेदन के साथ आपको मैं कहने आया हूं कि रास्ता भारतीय जनता पार्टी के पास है। आप पूरा समर्थन दें। आपका समर्थन मिलेगा ना? आपका समर्थन मिलेगा? मित्रों, आपका समर्थन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
20 तारीख को कमल के निशान पर बटन दबाकर फूल को, कमल के फूल को विजय हासिल कराए। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।